क्वालिफायर जो कि 18 जून से शुरू हो रहा है और अब फाइनली अब मई में नहीं अब जून में हम एंट्री ले चुके हैं और सिर्फ 17 दिन बचे हैं इस टूर्नामेंट को लेकर, जहां पर 6 ऐसी टीम्स जो है वो खेलने वाली है इस टूर्नामेंट को और 4 फुल मेंबर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लेकर है। यहाँ पर जो 6 में से जैसे यूएसए और वेस्ट इंडीज़ जो है, वेस्ट इंडीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें, माफ कीजिएगा यूएस और यूएई जो है, यूएई की अगर हम यहाँ बात करें तो वो कहीं ना कहीं उन टीम्स में से है जो साउथ अफ्रीका में नहीं गई है प्रिपरेशन के तौर पर अगर हम देखें, या फिर कहीं पर उन्होंने टूर नहीं किया है, वो अपने घर में ही है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने मैचेस रखवाए हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई मैचेस रखवाए हैं। रीजन भी बहुत बखूबी हमने आपको समझाया भी है और आप जानते भी हैं, हमने आपके सामने कई बार रखा है कि यूएई जो है टारगेट कर रहा है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेल कर अगर एक आध मैच उन्हें हरा पाते हैं, जैसे उन्हें एक अफगानिस्तान को हरा है, ऐसे करके कुछ आध क्राइटेरिया कंप्लीट करने की वो क्या कहते हैं उसे कोशिश में या फिराक में, या फिराक वर्ड बोलने जा रहा था, फिराक में लगे हुए हैं। तो क्या उसकी बाद से मालूम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि वेस्ट इंडीज भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में है टीम में, अगर सुपर 6 में वो पहुंचे तो वहां पर उनकी भिड़ंत हो सकती है। खैर और बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने भी सिर्फ यूनिटी कप ही खेला जो कि T20 टूर्नामेंट था, उसके अलावा फिलहाल अभी कुछ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सीधा वो वार्म अप मैच ही खेलेंगे जो उनके वार्म अप मैचेस 2 फिक्स है, दोनों के दोनों फुल मेंबर्स के खिलाफ है, शायद आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ उनके वार्म अप मैचेस होने हैं। उसके अलावा उससे पहले कुछ खास वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ बात हो गई इन दोनों की, लेकिन 4 और ऐसे टीम्स हैं जो साउथ अफ्रीका में इस वक्त कहीं ना कहीं गई हुई हैं, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नेपाल और ओमान, जहाँ पर नीदरलैंड्स और ओमान और नेपाल तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और स्कॉटलैंड नीदरलैंड्स भी ऑन वे ही है, कहीं ना कहीं वो भी बस आने ही वाले और पहुंचने वाले। नीदरलैंड्स ने आज जो है नीदरलैंड्स ने भी रिसेंटली कुछ मैचेस खेले हैं चेन्नई ब्रेव्स के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या कुछ रिजल्ट्स हैं वो आप हमारे कम्युनिटी में जरूर जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह बात करेंगे जो प्रिपरेशन ये 4 टीमें कर रही है, अगर प्रिपरेशन में क्या चीज़ें परखने की और क्या स्क्रू जो है टाइट करने की जरूरत है इन 4 टीम्स को, जो बहुत सीरियसली उन्हें लेना होगा अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुछ अच्छा कर या कुछ बड़ा कर दिखाना है। वैसे नॉर्मली आप गए पार्टिसिपेट कर बाहर आ गए, सिर्फ ये अगर ये मेंटलिटी से आप हैं तो बस ऐसे ही खेलिए और होकर आ जाइए, लेकिन आप कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो ये जो इश्यूज हैं अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुए इन प्रिपरेशन के लिहाज से, इन प्रिपरेशन के बीच भी, तो फिर मामला जो है ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। स्कॉटलैंड के वो एक इशू है कहीं ना कहीं, वो सबसे बड़ा जो खटक रहा होगा उनके माइंड में वो क्या है? नहीं जरूर, देखिए अब यहाँ पर स्कॉटलैंड के 2 बड़े दिग्गज बैट्समैन यहाँ पर टीम में नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं काइल कॉइट्जर की और पूर्व कप्तान, और साथ ही साथ कैलम मैकलियोड की। जी हाँ, तो ये दोनों प्लेयर अब इस टीम में नहीं है और ये खाली बोल देना कि ये 2 प्लेयर इस टीम में नहीं है ये बड़ा आसान लगता है, 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है ये सेंटेंस कि ये प्लेयर टीम में नहीं है। लेकिन इन प्लेयर कितने बड़े वास्ट एक्सपीरियंस था, कितने सारे रन किए, बिल्कुल सही कहा आपने, किस डाउन आते थे, क्या इम्पैक्ट था टीम पर, क्या परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं पिछले 5, 6, 7, 8, 9 सालों में जब तक खेले हैं ये साथ में। तो यहाँ पर अब यहाँ दिक्कत ज़रूर है, दोनों के बिना, इतने बड़े प्लेयरों के बिना ये टीम यहाँ आई है जिसमें कि यंग प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे खासे मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर इनके एब्सेंस में जो है, अब आपका जाहिर सी बात है आपके माइंड में चल रहा होगा कि इनके एब्सेंस में रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उसका मन से है, ये 3 तो है ही है, लेकिन ये 3 तो है, लेकिन उन 2 जगहों की भी बात है क्योंकि ये 3 तो उनके साथ भी थे। बिल्कुल सही, काइल कॉइट्जर, कैलम मैकलियोड, मन से, बैरिंगटन और मैथ्यू क्रॉस, तो साथ ही खेल रहे थे 5, लेकिन वो 2 जगह भरने के लिए अगर मैं आपसे चाहूँ कि कौन से वो 3 प्लेयर हैं जिनको इस 15-16 दिन का जो प्रिपरेशन अभी चलने वाला है इनका, वार्म अप मैच को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं जो ऑफिशियल वार्म अप मैच है, और यहाँ पर जो उन्हें नीदरलैंड और नेपाल के खिलाफ खेलने हैं और जो भी वो ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, इनमें 3 ऐसे प्लेयर जो यंग प्लेयर जिन्हें कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है आप ऐसे नहीं कि आप आए और कोई लड़का उठ के आया और काइल कॉइट्जर की जगह एक दिन में भर दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम रन्स कर उस स्पॉट में सूखा ना रहे, ये मेक श्योर कम से कम 3 प्लेयर अगर आपको पिक करने हो तो वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन्हें इस प्रिपरेशन का फायदा उठाना चाहिए? नहीं जरूर, देखिए अगर आप देखेंगे कुछ प्लेयर यहाँ ज़रूर हैं, जैसे कि 3 प्लेयर अगर हम कहें डेडिकेटेड कहें तो यहाँ क्रिस मैकब्राइड, यहाँ पर वो नाम होते हैं, टॉप ऑर्डर में आते हैं बल्लेबाजी करने, काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर देखना होगा कि किस तरीके से वो खेलते हैं। देखिए गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये वार्म अप मिल रहा है, प्रैक्टिस गेम्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर वो थोड़े वक्त से टीम के साथ जुड़े हुए भी हैं और अब तो और ज़्यादा है, अब तो उन्हें मौके मिलने चालू हो जाएंगे और इस इवेंट पे मौके मिलेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट है, इसका फ़ायदा उठाएं, रन्स करें टीम के लिए। जैक जार्विस वहीं दूसरे नाम है जिनको काफ़ी ज़्यादा लोकल मैचेस जो है, प्रैक्टिस मैचेस और ये नेपाल भी गए थे। जी हाँ, और इनको
रख रही है टीम साथ में, यानी कि टीम को ज़रूरत है इनकी, टीम को चाहिए ऐसे ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर। टीम चाहती है कि ये यहाँ पर रहें, बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में आए, एक अच्छी बल्लेबाजी दिखाएं, एक बेहतर टीम को एक डेप्थ दें। तो जैक जार्विस पर वो दूसरा नाम है जिन पर जिम्मेदारी होगी। तीसरा नाम है यहाँ पर आपके ब्रैंडन मैकमुलर। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था नेपाल में बहुत ज़्यादा पुअर रहा, लेकिन अब उम्मीद होगी कि अब एक और ओवरसीज टाइप का कंडीशन है, अलग कंडीशन है, तो बॉलिंग से और बैटिंग से भी टीम को एक बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ला कर दे। ये तीनों प्लेयर अपने दम पर रिजल्ट ला के देंगे, तब कुछ फ़ायदा स्कॉटलैंड को होता हुआ नजर आए। जी हाँ, और इन एब्सेंस ऑफ काइल कॉर्डर एंड कैलम मैकलिनॉट, तो ये कहीं ना कहीं बात है कि इन तीन प्लेयर्स पे खासा नजर रहेगी रेड क्रिकेट की स्कॉटलैंड के पूरे प्रिपरेशन टूर में। अभी से लेकर जो ऑफिशियल वार्म अप मैच है उन तक भी इन तीन प्लेयर्स पे खासी नजर रहेगी कि ये कहीं ना कहीं शूज को फिलअप करने की किस तरह से कोशिश करते हैं और कितनी उसमें सक्सेसफुल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, यहाँ बात करते हैं नेपाल टीम की। जी हाँ, नेपाल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर इश्यूज जो है थोड़े से ज़्यादा है, डेफिनेटली इश्यूज थोड़े से ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टीम को अवे में खेलना है, ये तो अपने आप में ही एक इशू है कि टीम जब अवे में खेल रही है और उसके बाद अगर आप इस चीज़ को साइडलाइन कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अवे और होम में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये तो पहला इशू है ही है। लेकिन इसके साथ जब अब आप प्रिपरेशन जब आप करने के लिए गए हैं और आज अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं होगी कि 7-8 दिन जो है ट्रेनिंग चलेगा, आज भी टीम ने ट्रेनिंग की है और 7-8 दिन ट्रेनिंग चलेगा, जब 7 तारीख ट्रेनिंग चलेगी उसके बाद 2 मैचेस आपको यहाँ खेलने हैं और 2 मैचेस ऑफिशियल वार्म अप मैच, यानी 8 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की ट्रेनिंग और 4 जो है मैचेस हैं, 2 अनऑफिशियल मैच वार्म अप और 2 ऑफिशियल वार्म अप मैचेस हैं। तो इनमें कौन से वो इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं नेपाल को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि 15 दिन ऐसे ही गुजर गए, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देने की ज़रूरत है। एक चीज़ और है कि अभी तक कोच सर जो है वो जुड़े नहीं है, क्योंकि कोच सर नहीं जुड़े तो यहाँ पर एक बड़ा और ज़्यादा मशक्कत हो जाती है। संदीप ऑलरेडी इस टूर पे नहीं आए हैं, उसके ऊपर से कोच सर भी अभी तक नहीं पहुंचे। उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि यही तो ट्रेनिंग वगैरह में भाई कोच सर ही अगर नहीं होंगे तो दूर बैठकर वीडियो कॉल में चीज़ें कहना बताना वो सब अलग चीज़ है, लेकिन सर का खुद एज ए प्रेजेंट ग्राउंड पर रहना वो एक अलग ही होता है। वो आप सभी समझते हैं कि पूरी दुनिया 2 साल के लिए वो वर्क फ्रॉम होम वो सब घर से मंगाना सब चल तो रहा था, लेकिन फिजिकल की बात ही अलग होती है। तो वही कहीं ना कहीं, और ऊपर से ये कोचिंग वगैरह की बात है, तो ये तो कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द जो है सर ग्राउंड पर जरूर पहुंचे। उसके बाद यहाँ इशूज़ की बात करें तो इशू नंबर 1 जो है वो कौन सा है, जिस पे बहुत ज़्यादा इन 15-16 दिनों में नेपाल को काम करने की जरूरत है। जितना हो सके, ऐसा नहीं कि 15 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना हो पाए फोकस उस पर होना चाहिए। नहीं जरूर, देखिए आप संदीप तो नहीं दिख रहे हैं, उम्मीद बहुत कम है कि साउथ अफ्रीका टूर में, तो साउथ अफ्रीका टूर में यहाँ नहीं है, तो ललित राजवंशी को तैयारी अपनी जोरों पर करनी होगी, बहुत ज़्यादा पीक पर तैयारी करने की जरूरत है। उन्हें बहुत बेहतर एक अपने आप को एडजस्ट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ललित राजवंशी को क्या खास करके करना चाहिए अपनी बॉलिंग में 15 दिनों में? आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? जरूर देखिए, एक तो वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जब सामने आए तो कैसे करके वहाँ पर वो इकोनॉमिकल रहे, कैसे करके वो उनका विकेट निकालने की कोशिश करें, ये ज़रूर होगा, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन को इतनी दिक्कत मशक्क़त होती नहीं है। अगर हम देखेंगे लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने इतना ज़्यादा जितना राइट आर्म ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर के सामने वो घबराते हैं खेलते वक्त, लेकिन तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऊपर से है नई जगह है, वो गए नहीं है यहाँ पर, ये बहुत अपने आप में एक चैलेंज है कि वो यहाँ कैसे एडजस्ट, जितना जल्दी एडजस्ट कर सके उतना बेहतर। बिल्कुल, क्योंकि आप जितना जल्दी एडजस्ट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा कि बाहर के कंडीशन में, पिच पर, आसपास के ग्राउंड्स को देखकर, पिच के मीटर को देखकर, लेंथ और डेप्थ को देखकर जितना जल्दी हो सके अब करना तो पड़ेगा। आप ही है ललित, आप ही एक ऑप्शन यहाँ बच गए हैं, जो संदीप अब है नहीं, कोई और स्पिनर यहाँ कभी किसी टीम ने लिया नहीं और लेना भी नहीं चाहिए था। संदीप और आप अच्छा कर रहे थे, आप आए फिर संदीप भी आ गए, अच्छा कर रहे थे दोनों, तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब आप पर ही जिम्मेदारी है, आप पर ही पूरा फोकस है, आप पर ही पूरी ये स्पिन डिपार्टमेंट की जो एक भार है वो आप ही पर है। पर प्लीज़ इसको देखना होगा कैसे करके वो करते हैं। देख ही सकते हैं इन वार्म अप्स में, और ऑफिशियल वार्म अप जो आईसीसी कराने वाला है उससे पहले खासा नज़र रहेगी कि इकोनॉमिकल ठीक है, जा रहे हैं किस टप्पे पर, किस प्लान से, कहाँ वो बॉलिंग करा रहे हैं, लेफ्ट आर्म बैट्समैन को कुछ परेशानी पैदा कर रहे हैं या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो संदीप के एक्सक्लूजन से है। अभी तक साउथ अफ्रीकन टूर में तो है नहीं, और जिम्बाब्वे वाले में भी, यानी मेन इवेंट में भी अभी कुछ पता नहीं है कि वो जाएंगे या फिर नहीं। तो ललित राजवंशी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर वो अपना अभी तक 100% दे रहे थे तो उन्हें अब 200% प्रिपरेशन में देने की ज़रूरत है। कुछ एक आध नए और वेरिएशंस कहीं ना कहीं अगर वो ट्राई करें, सीखें तो और बेहतर होगा कि एक स्टिक प्लान के बजाय
है, एक स्टिक प्लान तक वो रहे सीमित है, ठीक है, लेकिन जब आप कह सकते हैं और सिचुएशन आए, यानी लेफ्ट आर्म बैट्समैन वगैरह आए, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा एक आध वेरिएशन अगर वो सीखें, कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। अभी 15-16 दिन का वक्त है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राई कर फोकस जो है ललित राजवंशी का बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। वहीं दूसरे इशू की अगर नेपाल की बात करें तो वो है ज्ञानेंद्र मल्ल और दीपेंद्र सिंह एरी का ये है, क्योंकि बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सूखा है इन प्लेयर्स की। अगर हम बात करें, रन्स निकल ही नहीं रहे, एक आध मैचों में निकले, फिर 7-8 मैचों के लिए खामोश, फिर एक मैच में निकला, फिर 6-7 मैचों के लिए खामोश, और अब तो ये हो गया ज्ञानेंद्र मल्ल प्लेइंग 11 से भी बाहर रहने लगे हैं। और जी माफ कीजिएगा मैं ये रोक रहा हूँ आपको बीच में, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, आपके पास एक ऐसे प्लेयर है स्टैंड बाय में, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञानेंद्र मल्ल डायरेक्ट खेलने लग जाएंगे मैच आके, आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ 18 जी हाँ प्लेइंग 11 की, पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है नेपाल का, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो वहाँ पर डायरेक्ट खेलेंगे, लेकिन मान के चलिए टूर्नामेंट चल रहा है, कोई इंजर्ड हो गया, कोई प्लेयर, कोई बैट्समैन इंजर्ड हो गया, ज्ञानेंद्र मल्ल को वहाँ इंक्लूड किया गया, तो ज़रा सोच कर देखिए आपके पास डगआउट में एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जो आउट ऑफ फॉर्म है। जी, जो डोमेस्टिक भी खेल के गए, वो डोमेस्टिक खेल के गए थे, लास्ट ईयर उन्होंने खेला था, वो उसमें भी वो फ्लॉप हुए। चलिए उसमें बल्ला चल जाता, कोई धमाकेदार रन्स कर देते तो बात अलग है, उसमें भी वो फ्लॉप हुए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपके एक डगआउट में ऐसे बैट्समैन बैठे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म में ही नहीं है काफ़ी टाइम से। ये अपने आप में एक कंसर्न जरूर है, वो तो है कि दीपेंद्र और ज्ञानेंद्र भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो इन दोनों को भी कहीं ना कहीं रन्स तलाशने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट यही होगा कि इन 4 वार्म अप मैचेस में और ट्रेनिंग में भी खास करके, और ट्रेनिंग में ये नहीं, मैं ये देखता हूँ मतलब बहुत ईजी समझा जाता है कि हाँ ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो 2-4-5 ओवर खेल लिए और हो गया, हाँ बल्ले पे अच्छे आ गए, बस हो गई प्रैक्टिस। नहीं, मेरे हिसाब से, एंड अब आप अपने राय जरूर रखिएगा, ज्ञानेंद्र मल्ल और दीपेंद्र सिंह एरी को सबसे पहले तो ये चीज़ निकालना चाहिए, जो भी अपने जो उनके इनसाइट्स के जो भी सर्वर होते हैं, जो आराम से निकाल के वो दे देंगे कि वो किन तरह की गेंदों पे ज्यादा आउट हो रहे हैं, ज्यादा उन्हें दिक्कत को आखिर किस तरह की हो रही है, कि कोई ना कोई तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि वाइड बॉल डाल रहे हैं तो भी आप आउट हो जा रहे हैं, कोई तो ऐसी स्पेसिफिक बॉल होगी जहां पर आपको दिक्कत हो रही है खेलने में। और ज्ञानेंद्र मल्ल को जितना मुझे लग रहा है आगे आकर खेलने में ज्यादा दिक्कत होती है, जितना हमने देखा था अभी पिछले रिसेंट में पीएम कप में भी और अभी रिसेंटली मैचेस में भी। तो जो दिक्कत है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशंस में बैटिंग आपको करनी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर वार्म अप्स में रन्स निकालने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जितने आपके बल्ले से रन्स जितने निकलेंगे उतना आप पॉजिटिव कहीं ना कहीं फील करेंगे जैसे मेन इवेंट आता जाएगा। अब यहाँ थर्ड पॉइंट, वो तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इस पॉइंट में भी बहुत डेंट मारा है 2022 में नेपाल टीम की अगर हम बात करें, और इतने बड़े स्टेज पर इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं सोमपाल और करण, या फिर आप कह सकते हैं पेसर जो है वो डेथ फेस में बहुत ही बुरा हाल होता है उनका, काफी ज्यादा रन्स के लिए वो चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर आप देखेंगे इसी साल जो मैच हुए स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ भी किस तरीके से, और उसके बाद भी यूएई के खिलाफ भी मैच हुआ तो किस तरीके से रन्स डेथ फेस में खर्च किए गए हैं बॉलर के द्वारा। बॉलर से काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, अच्छा स्कोर था 80-90 पे, टीम 3-4 विकेट थे, एक पार्टनरशिप लग गई, फिर लंबा पार्टनरशिप चला गया, स्कोर पहुंच गया तो 60-70 तक। अब जीत गए, बहुत बेहतर खेले, बैट्समैन ने हिलाकर रख दिया, वो बेहतरीन है, लेकिन बॉलर्सों का क्या। और लगातार ये चल रहा है डेथ फेस में। अगर आप उठाकर देखेंगे आखिरी 10 मैच में तो मेरे ख्याल से नेपाल की बॉलिंग जो है डेथ फेस में वो बहुत वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन्स के लिए जा रहे हैं बॉलर्स। इस प्रीमियर कप में अच्छा गया, क्यों? क्योंकि सामने बहुत ही छोटी छोटी टीम थी, मलेशिया जैसी, कुवैत जैसी, ये सब टीमों का सामना हुआ, ओमान और यूएई का सामना हुआ, तो वहाँ पर आपने बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाए, ज़रूर दिखाए, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ बुरी नज़र आ रही है इन खासकर पेसर्स की। और पेसर्स कहाँ हैं? पेसर्स ये दोनों ही हैं, ये दोनों ही डेथ फेस में बॉलिंग कराते हैं आकर। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है कि हमें रन्स बिल्कुल खर्च नहीं करने हैं, कंजूस बनना है, विकेट्स कैसे निकालने हैं, बॉल कटर स्लोअर वगैरह वगैरह ये सब लास्ट में ट्राई करने को बच जाता है। अब इन स्विंग और आउट स्विंग तो होगा नहीं आपके 46 और 47 ओवर में, और रिवर्सिंग बॉलर इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं आज की दुनिया में। तो खैर वो अलग बात है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कैसे करके स्लोअर कटर, या आप तो खुद इतना एक्सपीरियंस है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी हरकतें कर देते हैं तो बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि
इकोनॉमिकल अगर रहे, विकेट्स निकाल के दें और हो सके तो मोस्टली टीम को ऑल आउट करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं सोमपाल करंट पे ये एक्सपीरियंस बॉलर, बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो डेथ ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा रन्स के लिए जा रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं टीम जो है जो शुरुआत अच्छी करती है, फिर शुरुआत थोड़ी खराब हुई हो, लेकिन मिड में संदीप और ललित आकर कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं स्पिनर्स आकर, लेकिन डेथ ओवर में वापस से वो रन जो है कई बार वो तो बार बार बैट्समैन ने बचा लिया। लेकिन ये एक कंसर्न है, इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, ये कोई कंसर्न नहीं है, हमारे बैट्समैन आके बचा ही लेंगे। ये बहाना हुआ, ये ओकेजनल हुआ। जिस दिन बैट्समैन फ्लॉप हुए, और ये अवे में है, यहाँ पर चीजें अलग है। जिस दिन बैट्समैन फ्लॉप हुए उस दिन पूरी की पूरी गाज, यकीन मानिए, क्योंकि जीतने पे चीजें ढक जाती है। हमेशा से कहता आया है, जीतने पे सब ऊपर से परत चढ़ाकर भूल जाते हैं कि नहीं नीचे क्या तकलीफ है, छोड़ो यार हम जीत तो गए ना। लेकिन जैसे ही बैट्समैन फ्लॉप हुए, आपने डेथ ओवर पे खूब रन दिए, लेकिन उसके बाद बैट्समैन चेस करने आए, बैट्समैन रन नहीं कर पाए, फ्लॉप हो गए। मान के चलिए आज का दिन नहीं था, वो फ्लॉप हो गए, 70-80 रन से नेपाल हार गया। अब यकीन मानिए बैट्समैन से ज्यादा तुरंत आप टारगेट में आ जाएंगे। बिल्कुल कि अच्छा खासा चल रहा था, डेथ ओवर में इतनी धुनाई हो गई सोमपाल करंट की, या जो भी पेसर्स वहां पर आ रहे हैं उनकी, खास करके आपकी ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी क्योंकि आप एक्सपीरियंस बहुत। अब वहीं पर किशोर आकर डेथ ओवर में कुछ रन के लिए जाएंगे तो अब ये हम पे हम हाश नहीं हो सकते कि अरे किशोर क्या कर दिया, अरे उनको मैच ही कितने मिले, वो खेले कितना, ये चीज देखने वाली बात है। तो जीत में चीजों को ढक देना, ये कहीं ना कहीं नेपाल अगर ना करे तो बेहतर। और सोमपाल करंट से उम्मीद करेंगे कि इन 4 वार्म अप्स और ट्रेनिंग में वो डेथ ओवरों में कैसे हमें बेहतर बॉलिंग करें, डेथ ओवर में क्या चीजें होती हैं, किस तरह से बॉल रखी जाती हैं, उसके बारे में कोच सर से और जितने भी अपने स्टाफ है, उन जो ट्रेनिंग स्टाफ से, उनसे ज्यादा सलाह मशवरा करें और वो खुद सोचे कि यार हम पहले भी तो कराते थे, बेहतर था, अब आखिर क्यों वो रिदम चला गया है। चलिए एक बार बैठकर सोचें, करंट सोमपाल खुद आपस में बात करें और उस चीज पे वर्क करें। ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और अगर आप इन तीनों चीजों पे काम 60-70% भी कर पाए, 15 दिन में जितना भी हो पाए, लेकिन अगर वो 60-70% तक पहुंच गया, आप डेफिनेटली यकीन मानिए टीम सुपर 6 में खुद को देख सकती है, इसमें कोई दौराई नहीं है, अगर ये 3 चीजों पे अच्छी तरह से काम हो पाया। ओमान की तरफ चलते हैं। अब ओमान की यहाँ अगर बात करें, सीधे तौर पे मैं कहूँगा एक यहाँ पर सबसे बड़ी उनकी दिक्कत, 2 बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत को मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑलरेडी हम उस पर बात भी कर चुके हैं, ऑलराउंडर्स का फ्लॉप। बिल्कुल 5 ऑलराउंडर वर्ल्ड कप क्वालिफायर की स्क्वाड में उन्होंने ले रखे हैं, जो हमने आपके सामने स्क्वाड एनालिसिस में कहा भी था, लेकिन उसमें जीशान मकसूद के अलावा बाकी सब नाम के ऑलराउंडर्स लिखते हैं आगे। वो परफॉर्मेंस जो है वो 10 मैचों में एक बार निकल कर आती है, और अगर कभी आती भी है तो वो बहुत देर हो जाती है तब तक, क्योंकि आप प्रीमियर कप का इवेंट आपका चला गया और आकिब इलियास के जाने के बाद जो टीम पे प्रेशर आया, उसके बाद कोई स्टेप अप नहीं कर पाया। हर बार जीशान नहीं आकर किया है। मुझे यूएसए का वो टूर भी अभी याद है, यूएसए नेपाल ओमान की सीरीज, वहां पे भी जीशान वॉरियर की तरह पे काम कर रहे थे। तो ऑलराउंडर्स को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रन निकालने की जरूरत है। इन जो 5 डॉल्फिन्स के खिलाफ मैचेस हैं, अगर हो जाते हैं, 2 दिन तो बारिश की वजह से धुल गया है, हो ही रहा है। तो अब देखते हैं कि चलिए उम्मीद करेंगे 5 मैचेस हो जाए, और इसमें खास करके जो ऑलराउंडर्स हैं जीशान के अलावा, उनको कहीं ना कहीं रन करने की जरूरत है, बैट से ज्यादा चलने की यहाँ पर जरूरत होगी। और सेकंड जो इशू बड़ा ओमान का यहाँ पर निकल कर आता है, वो आपको समझाना होगा, और वो क्लियर कट है बॉलिंग डिपार्टमेंट। जरूर देखिए, बॉलर्स की अगर हम बात करें, कलीमुल्ला और फैयाज बट, बिलाल खान जैसे बॉलर हैं। बिलाल खान तो बहुत बेटर है, वैसे उम्मीद ओवरऑल वो अभी डेली क्रिकेट का मानना भी है कि वो बॉलर्स की जो रैंकिंग होगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हाईएस्ट विकेट टेकर की, उस लिस्ट में वो ज़रूर वहाँ पर होंगे, 6, 7 या 8 नंबर पे ज़रूर मौजूद होंगे। और बाकी 2 जो बॉलर हैं कलीमुल्ला और फैयाज बट, बहुत ज़्यादा डाउट है कि आप अच्छा कर पाएंगे या नहीं, आपसे होगा या नहीं, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक का कलीमुल्ला का 100 के ऊपर का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है और फैयाज बट का 60 के ऊपर का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है अवे में जाकर। और ये दोनों 5 से ऊपर इनिंग्स खेल चुके हैं। हम ये नहीं कि एक 2 इनिंग का आपको बता रहे हैं। ज़रूर, और ये अपने आप में एक बहुत पुअर रिजल्ट है, तो इसको एक दुरुस्त करने की और एक बहुत बेहतर, लेकिन इतनी जल्दी हो पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। इस पे फोकस करिए, जैसे हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि 15 दिन में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों, हाँ ये आपने बहुत सही कहा। अगर आपको 8 घंटे काम करने को मिला, एग्जाम के तौर पर अगर आपके पास 8 घंटे, एग्जाम के तौर पर करो 8 घंटे, अगर आप डिसिप्लिन के साथ उन 8 घंटे का इस्तेमाल करेंगे तो वो 8 घंटे आपको 80 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वरना अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो आपको लगेगा अरे यार हमें वॉक के लिए या प्रैक्टिस के लिए टाइम ही कितना मिलता है। ये कहीं ना कहीं सोचिए। एग्जाम्पल के तौर पर 8 घंटे का 4 घंटे है, तो आप उन 4 घंटे को 40 घंटे की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप उन 4 घंटों में 1 घंटा पैड करने में, 1 घंटा बॉलिंग करने में, 1 घंटा नेट तक पहुंचने में और 1 घंटा बैटिंग करने में होगा 4 घंटे। ये सोचकर करेंगे तो फिर 15 दिन क्या 45 दिन भी कम पड़ जाएगा। तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपके प्रैक्टिस में। तो कलीमुल्ला और फैयाज बट को कहीं ना कहीं इस चीज पर फोकस
करना होगा कि हमें किस तरह से बिलाल खान के शोल्डर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये नहीं कि बिलाल खान अकेले ही पड़ गए पेस डिपार्टमेंट की, जहाँ तक हम बात करें, जो अभी तक अवे में वो अकेले ही पढ़ते हुए नजर आए हैं जब भी एशिया से बाहर ओमान खेलने के लिए गई है। नीदरलैंड्स के लिए बहुत सिंपल सा एक चीज़ है, ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नीदरलैंड्स के जो प्लेयर्स हैं उनके बिना वो यहाँ पर है, 4-5 बहुत की प्लेयर्स हैं, उनके बिना वो यहाँ पर उतर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ इतना ही होगा, वो जितना बेटर कर पाए उतना बढ़िया। बस यार यही कुछ कहने के लिए है, क्योंकि डेफिनेटली इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अगर मान के चलिए नेपाल की टीम से मैं उठाता हूँ, मान लीजिए आसिफ, रोहित, उसके बाद अगर अभी रिसेंटली देखें तो भीम भी, ठीक है, और उसके बाद सोमपाल, मान लीजिए 5 प्लेयर्स, बॉलर भी नहीं है, ये 5 प्लेयर जो है चले गए, डेफिनेटली बहुत अटेंड करेगा जरूर। और इन 5 प्लेयरों में आप संदीप को जोड़िए, पहले तो संदीप अभी है नहीं, संदीप को जोड़ेंगे, मान के चलिए संदीप भी इसमें नहीं है, तो ये 4-5 प्लेयर्स अगर चले गए तो डेफिनेटली टीम को तो बहुत बड़ा डेंट लगेगा। वैसा ही हाल वैसे ओमान का आप सोचिए, जीसान, आकिब इलियास हो, बिलाल खान, जतिंदर सिंह, जय उदादरा जो अच्छे कर रहे हैं आजकल, ये सब बाहर हो जाए तो कहीं ना कहीं डेंट होगा। वैसे ही तौर पर नीदरलैंड्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक जरूर है, लेकिन इसी बीच में जो प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा इनमें आकर, वो कुछ आप प्लेयर्स कौन से हैं पुराने और नए मिलाकर। जरूर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे मैक्स राउट, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामनरू, स्कॉट एडवर्ड्स के बारे में नहीं, वो तो खैर ऑब्वियसली बहुत इनका जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा एक बड़ी इनिंग खेलने की जरूरत है इन्हें, और कहना होगा कि शायद इन्हें ऊपर आने की जरूरत है। ये नीचे आते हैं काफी, चौथे या 5वें डाउन आते हैं मेरे ख्याल में, जहाँ तक हमने देखा है। टॉम कूपर की जगह आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, दूसरे तीसरे नंबर पर आप ट्राई करने की जरूरत है, या फिर शायद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि बैट्समैन इतने नजर नहीं आ रहे हैं अगर हम देखें इस टीम में इस लायक, इस तरीके से कि वो पार्टनरशिप बिल्डअप कर सके। मैक्सवेल विक्रमजीत सिंह की होगी पहले विकेट के लिए, यहाँ ज़रूर मानना है हमारा कि एक अच्छी 50, 60, 70 रन की पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद धड़ाम से एकदम गिरकर 2-3 विकेट लिखा हुआ आ जाएगा। ये हाल है नीदरलैंड के। अभी इस स्क्वाड को देखेंगे तो ऊपर आने की थोड़ी ज़रूरत है, दूसरे या तीसरे नंबर पर, ताकि वो कम से कम टीम का स्कोर 200 पार या 250 तक पहुँचा सके। इसकी जिम्मेदारी उन पर ही होगी। बिल्कुल, यहाँ पर माइकल लेविट जो एक प्लेयर है स्क्वाड में, इन पर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी डेली क्रिकेट की कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। तो ओवरऑल नीदरलैंड्स को इन्हीं प्लेयर्स के साथ कहीं ना कहीं स्टेप अप कर कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा। एक बात मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं कि डेली क्रिकेट जो आपके सामने डिस्कशन वगैरह रखता है, ये स्ट्रिक्टली उस बेसिस पर है कि टीम कम से कम फाइनल्स में पहुंचकर क्वालिफाई करने की कोशिश करे। अब वो अच्छा खेले वो हम आपको कितनी बार ऑलरेडी कह चुके हैं, अच्छा खेलने वाला सिर्फ अच्छा खेलकर लेकिन वो जीत नहीं पाए, वो ज़्यादा दूसरे लोग याद नहीं रखते हैं, दुनिया कभी याद नहीं रखती, दुनिया सिर्फ विनर्स को याद रखती है। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन ये एक्सेप्ट तो हमें करनी पड़ेगी। 2000 सालों से ये एक्सेप्ट कर ही रहा है दुनिया, तो आगे भी कहीं ना कहीं चीज़ को करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि एशिया टीम जो है वो इस तरीके का टफ क्रिकेट प्रेजेंट करे कि वो उनमें कम से कम फाइनल तक तो पहुंचे और एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, वर्ल्ड कप इवेंट में वो एंट्री ले। बाकी देखना होगा क्योंकि इतना आसान है नहीं, क्योंकि 4 फुल मेंबर्स के बाद हमने पहले ही कहा, कितने भी कमजोर आपको लग रहे हो फुल मेंबर्स के, अरे नहीं इनका तो फॉर्म नहीं है, काफी कमजोर चल रहे हैं इस बार, लेकिन एसोसिएट आते हैं वो शेर की तरह दहाड़ने लग जाते हैं। फुल मेंबर्स के खिलाफ वो चूहे टाइप के हो गए हैं, लेकिन एसोसिएट आते हैं वो दहाड़ने लग जाते हैं। हमने रीजंस आपको दिए भी थे अभी रिसेंटली भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी यूएसए और यूएई की जो प्रिपरेशन है वो एक अलग तरीके की चल रही है। यूएसए फिलहाल रेस्ट मोड पर है, उन्होंने रेस्ट मोड अप्लाई किया हुआ है, और जहां तक बात है यूएई की, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस खेल रहे हैं, प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ में वो क्राइटेरिया मकसद पे भी लेकर चल रहा है, जो हमने आपको कहानी बताई कि आखिर क्या चल रहा है यूएई के माइंड में 2027 से 2031 के बीच के साइकिल को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है काफी कंटेंटफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बस रिक्वेस्ट करेंगे इन टीम से कि इस चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें अगले 15 दिन के प्रिपरेशन में। और जैसे कि आयन एक बहुत अच्छी लाइन बोली, वो पूरे इस वीडियो को कहीं ना कहीं कंक्लूजन दे देता है कि अगर आप डिसिप्लिन से इन टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये 15 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ 15 दिन है यही सोचेंगे तो फिर आपको 15 दिन 45 दिन भी काफी ज्यादा कम लगेंगे। डिसिप्लिन हो तो वैसे उन्होंने पहले ही कहा, अब 1 घंटा पैड उठने में, 1 घंटा पानी पीने में, अरे यार मैंने 1 ओवर डाल दिया, वो बस थोड़ा शोल्डर ये हो गया, चलो 30 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, फिर 30 मिनट बाद आए, वो तो ऐसे तो फिर आपके टाइम रहेगा ही नहीं। बस फोकस इस पे करना है, क्योंकि जो कुछ देना है आपको इसी इवेंट पर दे देना है, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट और क्या होगा। आईसीसी इवेंट आप 4 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 आप खेल रहे थे कि यहाँ तक कहीं ना कहीं पहुंचे, तो कुछ बड़ा करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो
जो बहुतों को समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक अलग नदी की तरफ रहते हैं। लेकिन जो रियल क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत तरीके से अच्छे से हमें कनेक्ट कर पाते हैं, और ज़्यादातर हमारे साथ वही फैंस जुड़े हुए हैं। इस बात की खुशी बहुत है कि वो समझते भी हैं और अपनी राय भी रखते हैं। सहमत हो ना हो वो अलग बात है, राय रखते हैं और रिस्पेक्टफुली राय रखते हैं और हमारी भी सुनते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उन सबको थैंक यू सो मच जो रियल क्रिकेट को समझने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।